हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ IILM। हमने 12th क्लास के सॉल्यूशन में यानी विलियन में ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना दिए हैं। आपने वो 4 पार्ट्स अच्छे से देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी चैनल पर जाकर वो 4 पार्ट्स देखें। फिर आज का हमारा लेक्चर है वो है 5th पार्ट। जैसे हमें लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी के बारे में, अगर आपको याद हो। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता, राइट। और सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस की द्रव में विलेयता। यानी आप सॉल्यूट जो लोगे वो लोगे सॉलिड ठोस, और जो सॉल्वेंट लोगे वो लोगे लिक्विड। वो हमारा लास्ट टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड है। मैंने आपको वहां बता दिया था सेकंड क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हिंदी में बात करूं तो गैस की द्रव में विलेयता। अब इसके अंदर पहले समझेंगे कि होता क्या है। पहले हम इसका फिनोमिना समझना है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो वही हमारा बेसिक सा डायग्राम सॉल्यूशन में जो हम बनाते आ रहे हैं, एक बीकर लेंगे। बीकर में अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर बताइए सॉल्यूट यानी विलेय कौन है। इस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता में सॉल्यूट विलेय कौन है? गैस है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, वो कौन है? आपका द्रव। द्रव यानी कि लिक्विड। गैस को तो इंग्लिश में भी गैस ही बोलेंगे, ठीक। तो हमें सॉल्यूट जो लेना है वो गैस लेना है, और सॉल्वेंट जो लेना है वो क्या लेना है? द्रव यानी कि लिक्विड लेना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया था। वहां हमने टेबल एक बना के दिखाई थी आपको स्क्रीन पे। तो वहां पर एग्जाम्पल बहुत सारे थे जिसमें हमने गैस को सॉल्यूट लिया था और लिक्विड में, सॉरी, लिक्विड को किस में लिया था? हमने सॉल्वेंट में। तो इस फिनोमिना की बात हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर में सपोज कर हमने क्या ले लिया? सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर। और आपको पता है वाटर यानी कि वही जल ही जीवन, और जल लिक्विड स्टेट में होता है, आपको सबको पता है। इसमें मैं इसको ऊपर से पैक कर देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, गैस, हम यहां चाह रहे हैं कि गैस डिजोल्व हो जाए। सॉल्यूट कौन है हमारे पास में? गैस है। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं और ये आपका क्या है? वाटर है। कुछ इस तरीके का फिनोमिना हमारे पास में होने वाला है। ये आपके गैस पार्टिकल है, विलेय है ये, विलेय यानी सॉल्यूट, और कोई भी गैस हो सकती है XYZ। अभी आगे देखेंगे कौन सी गैस का एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपका सॉल्वेंट है। तो इस फिनोमिना की हमारे को बात करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस की द्रव में विलेयता के लिए। तो यहां पर हमें पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है हमारे को। विलेय कौन है? गैस है, और गैस को किसमें डिजोल्व करना है हमको? वाटर के अंदर यानी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना है। अब आप एक कॉमन अप्रोच बताइए, क्या ये गैस इजीली डिजोल्व हो सकती है इसके अंदर, वाटर के अंदर? क्या हम अगर इसको ऐसे स्पॉन्टेनियस ऐसे छोड़ देते हैं इसको ऑटोमेटिक, क्या ये ऑटोमेटिक डिजोल्व हो सकती है क्या? तो हमारा लॉजिक बोलेगा कि भाई ऐसा ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता। गैस के पार्टिकल तो ऊपर ही रहेंगे और लिक्विड जो है वो नीचे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन पर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए। तो नॉर्मल कंडीशंस पर गैस को लिक्विड में, यानी गैस को द्रव में विलय करना, यानी उसकी विलेयता के बारे में अगर हम बात करें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक। अब इसके भी फैक्टर्स हमारे पास में, जैसे हमने वहां पर पढ़े थे फैक्टर। फैक्टर यानी कि कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, या फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से? वही हमारे नेचर ऑफ सॉल्यूट, हमने पहले पढ़ ली इनको ना डिटेल। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति, जिस पर एक प्रिंसिपल था हमारा, अगर आपको याद आ रहा हो, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। वो सेम कंसेप्ट यहां पर भी काम करेगा गैस और लिक्विड के लिए। थर्ड, ये तो फर्स्ट था, सॉल्यूट का फर्स्ट था, और सॉल्वेंट का कौन सा था? सेकंड फैक्टर था, अगर आपको याद है तो। थर्ड फैक्टर कौन सा था हमारे पास में? टेम्परेचर। और फोर्थ फैक्टर कौन सा था हमारे पास में? प्रेशर, ठीक है। ये 4 फैक्टर के बारे में से हमने 2 की बात तो पहले कर ली, उसको हम डबल रिपीट नहीं करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर की बात वापस हम अगेन इसमें करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर। और यहां पर एक लॉ आएगा, मैंने आपको बताया था हेनरीज लॉ, तो वो प्रेशर टर्म के अंदर आएगा ना, उसके अंदर हम बात करेंगे। तो अब इसका आपको एग्जांपल बता सकते हो क्या कि विलेय जो है वो गैस हो और जो विलायक हो वो लिक्विड। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है। सबसे कॉमन सा एग्जांपल है, हम जो सांस लेते हैं, हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं।
ऑक्सीजन गैस है या नहीं, पहले तो आप ये कंफर्म करें, बिल्कुल गैस है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और आपको पता है ये बॉडी में हमारे ब्लड यानी रक्त के अंदर जाकर क्या हो जाती है, डिजोल्व। और ब्लड जो हमारा है वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस एग्जैक्टली कौन सा है, यही वाला प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ने वाले, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हमारे ऑक्सीजन गैस है, वो डिजोल्व हो रही है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस हमारी कॉमन सी बात है गैस है। तो वहां पर जो हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आएंगे आगे, तो वहां और क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आपने कोका कोला पी, तो कोका कोला की बोतल को अगर आप थोड़ा सा हिलाकर अगर उसका ढक्कन खोलते हो तो गैस फास्टली बाहर निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है, जिसको हम पहले से फिल कर रखते हैं। तो कोका कोला का जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट में, उसमें आपने कौन सी गैस डिजोल्व करी है, CO2 गैस। या आपने अगर अपने मार्केट में कभी आपने देखा हो, सोडा शिकंजी वाले होते हैं जो आजकल बड़ी अलग अलग तरीके की डिवाइस लेके चलते हैं, वो भी क्या करते हैं, शिकंजी के अंदर गैस को डिजोल्व करते हैं। उनके दुकान में होता है ऐसा सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है। अगर आपने देखा है कभी जाकर, नहीं देखा है तो गर्मियां आ ही गई, लॉकडाउन खुलेगा तो आप देख ही लोगे, इस तरीके की प्रोसेस कहीं ना कहीं दिखेगी आपको। तो CO2 गैस को डिजोल्व करना है हमें किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वो वाला प्रोसेस भी सेम कौन सा है जो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दो फैक्टर हमारे पास में हो गए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वही हमारा लाइक डिजोल्व, लाइक समान समान को खोलता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए। तो मुझे बताइए, हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर देना स्टार्ट करूं, अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं टेम्परेचर देना स्टार्ट करूं, अच्छा सॉल्युबिलिटी हो कैसे रही है, गैस के पार्टिकल है, तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, लगातार इस यहाँ पर लिक्विड की जो लेयर है, यहाँ पर जो सरफेस है, उस सरफेस पे आके क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, और वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डिजोल्व हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कुछ भी डिजोल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट जो यहाँ पर होगा वो तो कुछ ना कुछ अमाउंट डिजोल्व हो सकता है। तो कुछ सोल्युबिलिटी तो हमारे पास में है, ठीक है। सपोज करो सोल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, पिछले वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, शक्कर को अगर आप घोलना चाहते हो पानी में, ज्यादा अमाउंट में चाशनी बनाना चाहते हो, तो टेम्परेचर देके आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे कॉमन सी बात बताओ, यहाँ अगर हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ हमने हीट दी इसको, तो टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ के जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। धीरे धीरे ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा, और आपको पता है गैस पार्टिकल को हल्का सा गर्म करते हैं तो ये भागते हैं इधर से उधर, बहुत हल्के होते हैं इसलिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी जैसे सरफेस पे आएगी, इसके कॉन्टेक्ट में जितने भी गैस पार्टिकल होंगे, उन सभी गैस पार्टिकल्स को ये एनर्जी मिलेगी, और ये गैस पार्टिकल कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर जाने लगेंगे। तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि सपोज करो पहले यहाँ पर 100 पार्टिकल्स थे जब हमने टेम्परेचर नहीं दिया। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर दिया तो 100 में से 50 पार्टिकल्स कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना हमारे को दिखेगा। मोस्ट ऑफ गैसेस पार्टिकल यानी बहुत सारे गैस के जो कण हैं वो ऊपर हो जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे। कुछ ही आएंगे, सारे तो ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो कहाँ है, रुकावट है वहां पे भी, बंद कर रखा है हमने। अगेन वापस नीचे आएंगे तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और कुछ पार्टिकल कहाँ रहेंगे, यहाँ पे। तो पहले 100 पार्टिकल्स डिजोल्व हो रहे थे, सपोज करा, जब हमने टेम्परेचर दिया तो कितने पार्टिकल्स रह गए, यहाँ पर 50 पार्टिकल्स रह गए। तो बताइए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी मिली गैस पार्टिकल को, और वो पार्टिकल कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो जितने पहले डिजोल्व रहते हैं उससे भी क्या हो गए, कम डिजोल्व हो गए। सेम कंसेप्ट हम हेनरीज लॉ से भी समझेंगे टेम्परेचर का। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया टेम्परेचर का। अब फोर्थ फैक्टर हमारा कौन सा है, प्रेशर का। फैक्टर हमारा प्रेशर का है। प्रेशर के अंदर हम बात कर लेते हैं, प्रेशर का क्या होगा, थोड़ा डायग्राम चेंज करते हैं इसका, इसको हटा देता हूं मैं। प्रेशर टर्म कैसे डिफाइन होगी उसको देखना चाह रहे हैं हम, है ना। तो प्रेशर के लिए वापस अगेन हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वही आपका लिक्विड ले लेता हूँ, और हमने ऊपर से इसको क्या कर रखा है, कंटेनर को क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, और आपको यहाँ पर गैसेस पार्टिकल्स यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं पहले आपको गैस का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो समझाऊंगा, उसके बाद में हम इसके अंदर हेनरीज लॉ की बात करेंगे। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों टर्म्स को डिफाइन करता है। पर पहले हम प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था कि प्रैक्टिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पर हमने पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। अभी हमने प्रेशर नॉर्मल रख रखा है 180 है। कितना प्रेशर रख रखा है यहाँ पर, अभी सपोज करो 180 है।
पूरा नॉर्मल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा, इस पिस्टन को हमने क्या करा, प्रेस करा, प्रेशर अप्लाई करा, तो नई कंडीशन कौन सी आ जाएगी, कुछ ये वाली। पिस्टन कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे। तो हमने प्रेशर इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, कॉमन सी बात है, गैस के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये पार्टिकल्स और ज्यादा क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और ज्यादा पास पास आ जाएंगे। तो जो वाटर की सरफेस है, इस सरफेस पे ज्यादा टक्कर होने वाली होगी। तो बताइए पहले की कंडीशन में अब क्या सोलिबिलिटी बढ़ गई, क्या गैस ज्यादा डिजोल्व होगी? तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा आ चुके हैं नीचे। पहले पार्टिकल ऊपर चले गए थे टेम्परेचर कंडीशन में, पर अब क्या आ गए, नीचे आ गए। और जब पार्टिकल नीचे आ गए तो इस पार्टिकल और इनके बीच में टक्करें क्या होगी, कोलिजन क्या होगा इनके बीच में, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इनकी सोलिबिलिटी स्लाइटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमने कंसेप्ट अभी तक समझा है। समझ में आ गई आपको बात? प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे गैसेस के ऊपर, अभी हम सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं, गैस इन लिक्विड, तो गैस का प्रेशर बढ़ाने पर उसकी सोलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए जब आपने अगर देखा हो सोडा शिकंजी वालों को, तो वो प्रेशर डेवलप करते हैं गैस को डिसॉल्व करने के लिए। अगर आपने मशीन वगैरह देखी उनके पास में, तो कुछ घुमाने वाली मशीन होती है, उसको घुमाते हैं, इससे प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये आपका सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में उसके टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट है। अब इसी के अंदर हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ के बारे में, कि हेनरीज लॉ हमारे को क्या बोलता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, हेनरीज लॉ की बात करते हैं। हेनरीज लॉ क्या है, वो भी आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में ही बताता है एग्जैक्टली। तो हेनरी ने क्या करा था, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद एक राउल्स लॉ है, और वो भी हेनरीज लॉ के ऊपर ही डिपेंड है। तो हेनरीज लॉ के अंदर हमें ध्यान रखना है क्या, मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर। डायग्राम हमारा सॉल्यूशन में बार बार बनता है, ये आपको पता ही है, कितनी बार बना दिया होगा। अब मुझे आप ये बताइए हेनरीज लॉ है क्या, उससे पहले हम कुछ बेसिक एक तो बातें समझ लेते हैं। यहां पर ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। आप वेपर प्रेशर के बारे में जानते होंगे। वेपर प्रेशर यानी हिंदी में उसको बोलते हैं वाष्प दाब, या गैस का दाब आप बोल दो इसको। तो यहाँ पर गैस अगर है तो ये गैस लगातार, गैस के पार्टिकल आपको पता है मूव करते हैं, लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल इस सरफेस पर टकरा रहे होंगे यहाँ पर, या फिर किसी भी सरफेस पे, किसी भी वॉल पर, पात्र की दीवार पर, आपने डाल्टन का नियम पढ़ा, डाल्टन या डेल्टन जिसे हम बोलते हैं। तो वाष्प के द्वारा या गैस के कणों के द्वारा इसकी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, या वाष्प दाब उसे हम बोलते हैं, या उसे हम आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि पार्शियल प्रेशर होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल गैस का कुछ ना कुछ वाष्प दाब द्रव की सतह पर यानी लिक्विड की सरफेस पर लगता है। अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है, जो हमने अभी प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखा था कि दाब बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि विलेयता जो है प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है, उसी को डिफाइन करता है आपका हेनरीज लॉ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी हिंदी में गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब मोल अंश या मोल फ्रैक्शन आपको पता है, और गैस का आंशिक दाब। तो मैं स्टेटमेंट को अगर यहाँ पर डिराइव कर फॉर्म में लिखूं, तो P यहां पर P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। वही हमारा गैस को हम ले लेते हैं B, और जो वाटर है उसको हम ले लेते हैं A। ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर सॉल्यूट एक ही है यानी विलेय एक ही है, तो हम P को P भी नहीं लिख रहे हैं, ओनली P लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये समझना स्टेटमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है आपका राउल्स लॉ, जो अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में आने वाला है। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, जैसे हमने बोला कि दाब बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी यानी कि विलेयता बढ़ेगी, यही बोला ना हमने अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में। तो यहाँ पर देखो प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, जो लगा रहे हैं हम किसके ऊपर, सॉरी गैस लगा रही है किसके ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रिक्शन क्या होता है, याद आ रहा है आपको, मोल अंश या मोल भिन्न जिसे हम बोलते हैं, स्वयं के मोल बटा कुल मोल, खुद का नंबर अपॉन टोटल नंबर, फ्रैक्शन निकालने का तरीका। तो अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, खुद का नंबर, मतलब कितना यहाँ पर सॉल्यूट डिसॉल्व है, यानी कितनी गैस इसके अंदर घुली हुई है। इस घुली हुई गैस का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P यानी दाब के। तो दाब बढ़ाओगे अगर आप तो एक्स बढ़ेगा। एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो NB अपॉन
Na+NB। तो दाब बढ़ाने पर x यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, मोल अंश बढ़ रहा है। मोल अंश बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ B, यानी B के मोल बढ़ रहे हैं किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि B के मोल जब बढ़ेंगे तो विलेयता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कॉमन सी बात है। पहले यहाँ पर सपोज करो 10 था, आपने प्रेशर बढ़ाया तो 10 से क्या हो गया, ये 20 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट की जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 10 पार्टिकल्स डिसॉल्व थे, हमने प्रेशर बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, ठीक है। और मोल अंश बढ़ने का मतलब सॉल्यूट यानी विलेय का जो अमाउंट है विलियन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर मोल अंश या मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका, राउल्ट्स लॉ का, सॉरी हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो गैस क्या आएगा। राउल्ट्स लॉ के अंदर गैस नहीं होगा, वहां पर वोलेटाइल लिक्विड यानी कि वाष्पशील द्रव होगा, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम हेनरीज लॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं इसको, आपको पता ही होगा, आपने साइंस इतनी पढ़ी है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं हम, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, नियतांक लगता है। तो यहां पर जब मैं हटाऊंगा तो P इज इक्वल टू KH(x), वेयर P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का आंशिक दाब, KH यहां पर होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, कांस्टेंट को नियतांक बोलते हैं। हेनरी मैंने हिंदी में लिख दिया, कांस्टेंट इंग्लिश में, दोनों मैच कर लेना आपस में। x यहां पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, जो आपने पहले पढ़ लिया कंसंट्रेशन सांद्रता के पदों के अंदर। तो ये हमारे पास में P इज इक्वल टू KH(x) आ गया। ये आपका हेनरीज लॉ है। अब ये हेनरीज लॉ बनाया कैसे था उन्होंने, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसने डिफाइन किया था, कैसे ड्राइव किया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, ये व्यंजक कहाँ से आया है, इसके बारे में बात करते हैं। हेनरी ने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर ऐसा रिलेशन फॉलो होता है। उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर लिया प्रेशर और यहाँ पर लिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी कि x। सपोज करो यहाँ पर 0.010 वैल्यू है, 0.020 वैल्यू, 0.040 है ना। इस तरीके से उन्होंने वैल्यूज को डिफाइन किया। यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, HCl गैस ली, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉरी एसिड होता है, HCl गैस भी होती है, आपको पता है। HCl गैस को उन्होंने डिसॉल्व किया किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। साइक्लोहेक्सेन आपने पढ़ा होगा, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन जैसा होता है बट डबल बॉन्ड नहीं होता, ऐसा होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व किया और उन्होंने रेस्पेक्टिव क्या करा, प्रेशर को बढ़ाया, एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर क्या लिया, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर क्या लिया उन्होंने, मोल फ्रैक्शन। तो जब प्रेशर बढ़ाया तो उनको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स मिल गए, जिसको अगर आप इस मिलाएंगे तो क्या बनेगी आपके पास में, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने वैल्यूज रखी और वैल्यूज रख के उनको यहाँ पर प्रेशर टर्म्स मिलते गए और यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उस सभी टर्म्स को क्या करा उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली 500 प्रेशर रखा तो मोल फ्रैक्शन इतना आया, 1000 रखा तो इतना आया। इन सभी पॉइंट्स को उन्होंने मैच किया था, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन का कर्व जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से उन्होंने हेनरीज लॉ जो है डिराइव कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो हमें पता चल चुका है कुल मिला के कि प्रेशर इंक्रीज करने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है और मोल फ्रैक्शन बढ़ने पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। अगर फॉर्मूला देखें NB/Na+NB, और मोल बढ़ रहे हैं मतलब कॉमन सी बात है, नंबर बढ़ रहा है, सॉल्यूट का नंबर बढ़ रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आपका हेनरीज लॉ है। अब हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है और हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी है। तो हेनरीज लॉ की पहले एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम समझ लेंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले तो आपको हेनरीज लॉ का, अच्छा एक दो चीजें और देख लेते हैं इसके अंदर, हम यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। यूनिट्स की बात करें, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर KH के बारे में निकालना चाहता हूँ, तो KH इज इक्वल टू क्या होगा,
P अपॉन एक्स। अगर आपसे पूछे कि हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट निकालने का तरीका सिंपल सा है। ये आपका हेनरीज कांस्टेंट है केएच, तो केएच की यूनिट हमें पता करनी, तो ये किसके इक्वल है, प्रेशर के। और तो पी के इक्वल में कौन सी आएगी, प्रेशर आएगा यहाँ पर, मतलब प्रेशर की यूनिट आएगी इकाई। और एक्स मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन है, उसकी कोई यूनिट हो नहीं सकती। तो हमें यहाँ पे पता चला यूनिट ऑफ केएच यानी हेनरी कांस्टेंट यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ व्हाट, प्रेशर। हेनरी नियतांक की जो इकाई है वो दाब की इकाई के बराबर होगी। और दाब की इकाई कौन कौन सी होती है आपको पता है, पास्कल, एटीएम, बार, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, गैस की कंडीशन में ना गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमने प्रेशर की तो हेनरीज लॉ से डिफाइन कर दी, टेम्परेचर भी हेनरीज लॉ से आपको पता चल सकता है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स को लेके चलता हूं और मैं किसी प्रेशर को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स। मतलब के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स क्या होगा, कम होगा। एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता से। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्वेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको इस एक्सप्रेशन को अगर साथ में रिलेट कर लो तो हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ में, मोल फ्रैक्शन के साथ में। जो हमें पहले ही पता है कि गैस का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स ऊपर चले गए, तो याद आ रहा होगा आपको सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, वहां पर कम हो गई थी। तो वहां पर आप हेनरीज लॉ से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच होता है। ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रायोगिक रूप से हमने ऐसा करके देखा तो हमें पता चला। और एक्स के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स के, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स के। यानी ताप बढ़ाने पर मोल अंश जो है कम हो जाएगा, और मोल अंश कम होगा मतलब मोल कम हो जाएंगे, और मोल कम हो जाएंगे मतलब विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा एक और छोटा सा टॉपिक इसमें खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है इसको देखते हैं। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी कि गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता मैंने जो एग्जांपल दिया था, हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, हम अंदर बॉडी में लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो किस में डिसॉल्व हो जाती है, आपके ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन गैस है और ब्लड आपका क्या है, लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी कि गैस की द्रव में विलेयता के बारे में बात हो रही है। अब अगर आप सपोज करो, हम जैसे अभी जो नॉर्मल हमारी कंडीशन है, हम नॉर्मल जगह पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कितना है, 180 mm। सपोज करो आप चले गए हिमाचल पे या हिमालय पे चले गए, मान लो बहुत ऊंची पहाड़ी पर चले गए, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, हम ऑक्सीजन गैस को इंटेक करेंगे, अपने अंदर बॉडी में लेंगे, तो ऑक्सीजन गैस के हमने क्या बोला है कि प्रेशर जो होना चाहिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन हम चले गए कहां पर, पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर जाने पे वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्योरली जितना अच्छे तरीके से नॉर्मल कंडीशन में डिसॉल्व हो रही थी, उतना अच्छे तरीके से पहाड़ी पर डिसॉल्व नहीं होगी। उससे क्या होगा कि इंसान के अंदर सोचने विचारने की क्षमता यानी कि थिंकिंग कैपेसिटी जो हम बोलते हैं, या फिर उसके थोड़ी सी उसमें क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। इसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको हम, एनोक्सिया। ये प्रॉब्लम हमारे पास में आ जाती है। तो कुछ समय तक अगर आप वहां पर रहते हो तो कुछ समय आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हेनरीज लॉ का ही क्या है, एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं हेनरीज लॉ की, तो वो हमारा है शीतल पेय पदार्थ यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम बोलते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला वगैरह जो बनती है, उसके अंदर जब आपको गैस को डिसॉल्व करना होता है, CO2 गैस को, तो उसमें आप प्रेशर क्या कर देते हो, इंक्रीज करना पड़ेगा। बिना प्रेशर इंक्रीज करे CO2 गैस उस लिक्विड के अंदर, उस कोका कोला के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो शीतल पेय पदार्थ यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो फॉर्मेशन में हम जो CO2 गैस डिसॉल्व करते हैं, या हम सोडा शिकंजी आपने अगर देखा है अपने मार्केट में, तो सोडा शिकंजी वाला भी क्या करता है, उसके अंदर CO2 गैस को डिसॉल्व करता है। और डिसॉल्व करने के लिए वो प्रेशर डेवलप करता है। अगर आपने कभी देखी हो ऐसी मशीन, तो प्रेशर हाई होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो सोडा शिकंजी वाला हेनरीज लॉ अप्लाई करता है, पर उसको पता नहीं है। तो अगली बार जब भी आप सोडा शिकंजी पीने जाओ तो उसको जरूर बताना कि हेनरीज लॉ चल रहा है यहाँ पर, और हेनरीज लॉ क्या होता है वो भी आप बता देना। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो आपने सी यानी समुद्र के अंदर देखा होगा, गोताखोर जाते हैं
है ना। और गोताखोर जब अंदर जाएंगे तो वो एक गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, पीछे अगर आपने देखा हो, बिना गैस के तो जा नहीं सकते। तो जब वो अंदर जाएंगे, बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होने लग जाएगी हमारी बॉडी के अंदर जो, और आपको पता है किसी भी चीज की अधिकता किसी भी कमी नुकसान ही देती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है तो उसके अंदर क्या आती है, हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेके जाते हैं। तो उसमें सिलेंडर के अंदर मिक्सचर होता है, तो आपका ऑक्सीजन गैस होती है, उसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी होती है और कुछ अमाउंट में जीनॉन भी लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो ही रही थी, साथ में हम नाइट्रोजन, जब हम बहुत अंदर चले जाएंगे तो वहां पर नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही वो नीचे से ऊपर आने लगते हैं तो सरफेस पर आते वो नाइट्रोजन वापस क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। तो वहां पर क्या होता है, हमारी हमारी बॉडी में बबल्स बनने लगते हैं। बबल्स इन द सेंस कि वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और वहां पर बबल्स बन जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, पेन डेवलप होता है, यानी कि पीड़ा आती है, दर्द होता है उसमें। तो ये 3 एप्लीकेशन हमारे पास में हो चुके हैं हेनरीज लॉ के। हेनरीज लॉ के ऊपर ही डिपेंडेंट राउट्स लॉ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हेनरीज लॉ अच्छे से आप समझिए। हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल की मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल अगर है तो वो न्यूमेरिकल आप बुक में से सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से। अगर नहीं होते तो हमारा लास्ट लेक्चर बनेगा न्यूमेरिकल का इस चैप्टर के ऊपर, और उसमें हम सारे न्यूमेरिकल जितने भी बुक के अंदर हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज कमेंट करा करें ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या फीडबैक है। मुझे भी मोटिवेशन उसी से मिलेगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पूरा डिटेल आपको चैप्टर बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं इसके अंदर। पूरा एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी बोर्ड अगर हम बात करें, या फिर आपके यूपी बोर्ड की बात करें, तो उसके अंदर भी लगभग सिलेबस पूरा सेम है। तो सारी की सारी चीजें आपको कवर करवाई जा रही है। प्लीज को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करें। तो आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं हम यहीं पर। थैंक यू।